वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे सेनेट इलेक्शंस का, जिसके हवाले से मुसलसल नई डेवलपमेंट्स जो है वो सामने आ रही हैं। आज मीडिया के ऊपर एक फुटेज लीक हुई या रिपोर्ट हुई और इस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि पीटीआई के जो साबिक और मौजूदा अरकान असम्बली हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो कहीं बैठे हुए हैं और उनके सामने जो है नोटों के अंबार लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि पीपीपी के एक साबिक एमपीए मोहम्मद अली साहब जो कि वीडियो में नज़र आ रहे हैं, वो अलेजेडली पीटीआई के अरकान को ये रकम दे रहे हैं और जो पीटीआई के अरकान हैं वो ये रकम लेकर अपने बैग में रखते हुए देखे जा सकते हैं। फुटेज में नज़र आने वाले जो एक रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सुल्तान महमूद भी हैं, जो इस वक्त सूबे के वज़ीर क़ानून हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर साहब जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये वीडियो जो थी जब सामने आई तो उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जो फुटेज है ये 2018 के सेनेट इंतखाबात से पहले की है और इसके अंदर मुबैना तौर पर पीटीआई के जो अरकान असम्बली हैं सूबाई असम्बली के, वो वोट डालने के लिए रकम वसूल कर रहे हैं। ताज़ा तरीन जो मीडिया इत्तलात सामने आई हैं उनके मुताबिक मुआविन खसूसी शहबाज गिल साहब ने ये ट्वीट में कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वज़ीर क़ानून जो हैं सुल्तान महमूद साहब, उनको कैबिनेट से इस्तीफ़ा देने की हिदायत कर दी है। इस फुटेज का हवाला देते हुए असद उमर साहब का ये कहना था कि जो सेनेट इंतखाबात हैं उनके अंदर करप्शन कोई नई चीज़ नहीं है और इनमें शफाफियत लाने के लिए ही हुकूमत ओपन बैलेट वोट के ऊपर ज़ोर दे रही है। हुकूमती वुज़रा जो हैं उन्होंने क्लियरली असद उमर साहब के अलावा भी जितने सामने आए हैं इस इशू पे बोले हैं, सब ही इस लीक फुटेज की हिमायत करें या उसको एक रेफरेंस बना के कह रहे हैं कि कितनी ज़रूरत है सेनेट का जो एक बैलेट है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। और साफ नज़र आ रहा है कि सब एक ही पेज पे खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर साफ लग रहा है कि हुकूमत की पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरह ये जो इलेक्शन का तरीक़ा है इसमें तब्दीली आ जाए। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस हो या उसके बाद ऐवान के अंदर आइनी तरमीम हो या फिर एक जिसको कहते हैं मशरूत सदारती ऑर्डिनेंस, सभी तरीक़े जो हैं हुकूमत ने ट्राई कर लिए हैं। ओपन बैलेट का मामला अब किस तरफ जा रहा है और क्या अपोजिशन की जो मुखालफत है इसकी बायस हुकूमत तनहा रह गई है इस इशू पे और क्या वो अब कुछ नहीं कर पाएगी, इस इशू के ऊपर बढ़ने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाहद हुसैन साहब। ये रेजिडेंट एडिटर है डॉन न्यूज़पेपर इस्लामाबाद के और एंकर पर्सन है डॉन न्यूज़ का ही एक जो प्रोग्राम है इन फोकस के। वेलकम टू द शो फ़ाहद साहब। और हमारे साथ मौजूद है अहमद बिलाल महबूब साहब, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पिल डाइट। वेलकम टू द शो अहमद बिलाल साहब। जी फ़ाहद साहब, वीडियो सामने आई, कितना कोई सरप्राइज़ था आपको कि ये एकदम इतनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग हो गई, वीडियो सामने आ गई, और क्या आपको लग रहा है कि इसकी वजह से कोई अपोजिशन के ऊपर कोई ख़ास ज़्यादा दबाव बढ़ जाएगा हुकूमत का? देखिए आरफा, शुक्रिया। कोइंसिडेंसेस जो हैं वो अगर यके बाद दीगरे होने शुरू हो जाएं तो जाहिर बात है हम सोचने पे मजबूर तो होते हैं कि माजरा क्या है। अब इसमें हमारे पास कोई प्रूफ तो नहीं है कि ये वीडियो कहाँ से आई, कैसे आई, लेकिन हमारे पास सीरीज ऑफ इवेंट जरूर हैं कि एक मामला चल रहा है जिसमें पीटीआई ने एक पोजीशन ली हुई है और उसमें कि जी सेनेट में जो है वो ओपन वोटिंग होनी चाहिए, बैलेटिंग होनी चाहिए, और उसमें वो 3 हरबे इस्तेमाल कर चुके हैं। यानी कि पहले उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया, फिर उसके बाद 26वीं तरमीम जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया और फिर ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया। सही। उस सीरीज में अगर आप देखें तो अगर एकदम एक वीडियो इस तरह की निकल आती है तो फायदा भला किसको होता है? और उसके बाद एक फॉरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद 5वां ये फॉरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, तो यानी कि बहुत ही कन्वीनियंट है। और अगर ये रैंडमली हो रहा है तो मेरा ख्याल है कि यूनिवर्स में एक पैटर्न है जो पीटीआई को के सितारों को बड़ी खूबसूरती से जोड़ रहा है। लेकिन अगर आप देखें कि इस वीडियो में क्या नजर आ रहा है तो उसमें भी 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि ये 2018 से पहले की है, जिस तरह के अभी आपने भी अपने जो है वो इब्तिदाइये में कहा, और उसमें जो मिनिस्टर साहब हैं जिनको अब हुक्म दिया गया कि फारिग कराओ, ये 3 साल हो गए हैं। ये 3 साल से वीडियो कहां थी, पहली बात। दूसरी बात, ये जो इनमें से अक्सरियत जो लोगों की है उनको तो वैसे ही पीटीआई फारिग कर चुकी है, तो ये 3 साल से क्या कोई रोक के बैठा हुआ था वीडियो और इंतजार कर रहा था कि कोई ऐसा टाइम आएगा जब इस वीडियो से सियासी फायदा उठाया जाएगा? अब हमें नहीं मालूम, ये सवाल है।
लेकिन मुझे ये लगता है कि इसमें एक बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस है और किसी ने ये कोशिश की है कि जो कोई एक जमात अपना मौक़िफ़ जो है वो बड़ी ज़ोर से लोगों को बताना चाह रही है, उस मौक़िफ़ में मज़ीद एक तक़वियत आए और ऑपोजिशन जो है वो और ज़्यादा बैकफुट पे चली जाए। बट क्या ऑपोजिशन गई है बैकफुट पे? देखिए, ऑपोजिशन, मसला ये हो रहा है कि दोनों तरफ से चालाकी हो रही है। पीटीआई चालाकी ये कर रही है कि पीटीआई का जो असल सवाल, देखिए ये वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन में वोटिंग जो है वो इस तरह की हो कि करप्शन ना हो, इस मौक़िफ़ से तो कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता। हर शख्स चाहता है कि ऐसा ना हो। सवाल यह है कि उसका तरीकाकार क्या करना। सो अब मामला तरीकाकार का है कि अभी अमेंडमेंट करें या इसको एक मजमूई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का हिस्सा बनाया जाए। पीटीआई क्या कर रही है, वो उसको ऐसे फ्रेम कर रही है जैसे कि जनाब हम चाहते हैं कि करप्शन खत्म हो और वो चाहते हैं करप्शन हो। फ्रेमिंग वो अपने चालाकी से कर रहे हैं और ऑपोजिशन जो है वो कह रही है कि जी हमें जो है वो उनका जो मौक़िफ़ है कि इशू करप्शन का नहीं है, इशू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का है, वो उस पर बात तो कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि जब पब्लिक नैरेटिव्स की बात आती है तो पीटीआई जो है वो ज़्यादा मौसर है, वो अपना पैगाम ज़्यादा अग्रेसिवली कर लेती है। जी अहमद साहब, ये फ़ाहद साहब ने बड़ी अहम बात की है। सर, क्या आप इससे इत्तफाक करेंगे कि ये पूरी जो डिबेट है इसको पीटीआई ने एक मॉरल इशू बना दिया है? कि ये अब दिस इज़ नॉट अबाउट लेजिस्लेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये इशू ये भी नहीं है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो उसका तरीक़ा क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसको एक मोरालिटी की डिबेट में तब्दील कर दिया है सारे मामले को, कि करप्शन रोकने के लिए देखें हम तैयार हैं और बाकी तैयार नहीं है। सर, आप इससे इत्तफाक करेंगे? जी देखिए, जो लेटेस्ट वीडियो है इसके आने के बाद तो अब इसमें बहुत कम शक रह गया है कि ये बाकायदा एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन की शक्ल में ये चीज़ हो रही है। ये जैसे फ़ाहद कह रहे थे, महाज़ हुस्न इत्तफाक भी हो सकता है, लेकिन इतने इत्तफाकात इस तरह से होते चले जाएंगे, उसके बाद तो एक पैटर्न ही नजर आता है। किस्मत अच्छी है पीटीआई की, हो भी तो सकता है। फ़ाहद साहब तो देखिए ना, जान के वो जो कहते हैं कि किस्मत अच्छी भी तो होती है सर लोगों की। हाँ, वो कहते हैं ना जी, वो कहते थे कि एक बंदर अगर 1000 साल तक किसी टाइपराइटर पर बैठ के टाइप करता रहे, ऐसे हाथ मारता रहे, तो हो सकता है कोई एक सोनेट टाइप कर ले इत्तेफाक से। तो ऐसा इत्तेफाक है ये कि इतनी चीज़ें सीक्वेंस में होती चली जाए। तो ये बहरहाल इसकी टाइमिंग बहुत अहम है कि ऐन इस मौके पे। और ये तो कह रहे थे ना कि आप कह रही थी कि ये बैकफुट पे चले गए हैं अपोजिशन वाले या नहीं। मैं इसमें एक और भी मुझे ये लगता है कि मैं नहीं कहता कि अदलिया इससे मुतासिर होगी लाजमन, लेकिन उनको मुतासिर करने की एक कोशिश हो सकती है। देखिए ना, अदलिया भी इंसान है, वो बैठते हैं, उन्हें फैसला करना है। मेरे ख्याल में उनके ऊपर भी एक दबाव इससे बड़ा होगा कि उनको किस जानिब झुकाव करने की कोशिश की गई होगी। तो ये भी एक चीज़ है। लेकिन मैं बहुत हैरान होता हूँ कि इतनी ज़्यादा कोशिश और इतनी शदीद कोशिश, इतनी डेस्परेशन में, इतनी अर्जेंसी में, इसकी क्या ऐसी बड़ी ज़रूरत है? ठीक है, ये कि अगर करप्शन है और पैसे चलते हैं, उनको रुकना चाहिए। ये पिछले इलेक्शन में भी हुआ था, एक आध सीट पीटीआई को भी उसका फ़ायदा हो गया था, एक आध सीट पे उसका नुकसान भी हो गया था। हो सकता है इस दफ़ा भी ऐसा हो जाए। तो क्या इसका इंतज़ार नहीं किया जा सकता कि इसको प्रॉपर तरीके से एक पूरे सिस्टम के तहत आप या तो दस्तूर में तरमीम कर लें या कानून पास कर लें? आप उसको ऑर्डिनेंस ला रहे हैं एक ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, फिर वो प्रोविजनल ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के इस पूरे मामले को अगर ये हो भी जाए तो भी ये बहुत कंट्रोवर्शियल रहेगा और एक अच्छी चीज़ है। इसको रिजॉल्व करने के लिए तो बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए था। तो ये सब कुछ बहुत हैरान कुन है मेरे लिए। और फिर किसी हद तक इस वीडियो का रिलीज़ करने के बाद तो ये मशकूक भी है। और ये भी बहुत अच्छा सवाल था और मैं भी इस सवाल की तायीद करता हूँ कि एक शख्स जो जिस ज़माने में 20 लोगों को आपने अपनी पार्टी से निकाला, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया, वह एक शख्स ऐसा भी है जो बच गया और बच जाने के बाद वो आपकी पार्टी में भी आ गया और आपकी पार्टी में आने के बाद उसको टिकट भी मिल गया और टिकट मिलने के बाद वो वज़ीर भी बन गया और वज़ीर बना रहा, हत्ता कि ये वीडियो सामने आ गई
ये भी बड़ा एक हैरानकुन बात है, जो मिस्ट्री है, जो समझ में नहीं आती। सर इसी को तो पीटीआई जो है पॉइंट आउट करके कहेगी कि देखें हमने वीडियो नहीं लीक की, क्योंकि हमें तो अपना एक वजीर खोना पड़ा है इसके पीछे। जी हाँ जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम वापस आएंगे तो हम अपने दो मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें फ़ाहद हुसैन साहब से और अहमद बिलाल महबूब साहब से, और हम बात करें जो वीडियो सामने आई है सेनेट इलेक्शन 2018 के हवाले से। फ़ाहद साहब, अहमद साहब कह रहे हैं कि ये एक तरीक़ा हो सकता है, ये वीडियो जो है कोई दबाव पड़ जाए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, ये भी ऑब्वियसली इसका असर हो सकता है। बट सर, क्या ये भी मुमकिन है कि ये जो वीडियो है इसको इस तरह पब्लिक करना, इस वक्त आप प्रेशर डाल रहे हैं उन सब एमपीएस पे जो सोच रहे हो कि इस तरह का हमने काम करना है, कि आप उनको भी तो एक पैगाम दे सकते हैं, जो भी दे रहा है, जिसके पास भी ये वीडियो थी, कि ये भी हो सकता है कल को आपके साथ। बिकॉज देखिए ना, इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। आप चाहे जितना मर्जी हम कहें कि पाकिस्तान के अंदर सेनेट के इलेक्शन में इस तरह के मामलात होते हैं, बट इस तरह जब वो बात पब्लिक में आ जाए तो वो बहुत एम्बैरेसिंग है। अब वो जैसे वीडियोस भी चल रही हैं ट्विटर पे, एक जो साहब हैं जिन्होंने तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कस्में खाई थी कि ऐसा कुछ नहीं है, वो अब वीडियो में नज़र आ गए। तो डू यू थिंक कि इसका ये असर भी हो सकता है, एमपीएस भी इस वक्त ज़रा दबाव में आएंगे और वो भी कहेंगे कि अब 10 दफ़े सोचना है इस तरह का काम करने से पहले? देखिए, ये तो मेरे ख्याल फितरी सी बात है, दबाव में तो वो आएंगे, कोई भी हो वो दबाव में आएगा, क्योंकि आजकल आपको पता है कि किसी को क्या पता चलता है कैमरा कहाँ पे है। तो ये तो बात दुरुस्त है, और जिस तरीके से ये वीडियो आई और इसका जो इम्पैक्ट होगा और लोगों की शक्लें सामने नजर आ रही हैं और लोग जो है वो बाकायदा तौर पर उनकी निशानदेही हो रही है, तो ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मेरा ख्याल है, देखिए, इसमें पीटीआई ने एक वीडियो से कई शिकार करने की कोशिश की है। एक तो जो आपने बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है, दूसरा ये कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है, तो उसमें मुझे नहीं मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है कि दबाव कैसा होगा, क्योंकि आज कल भी जब समाअत हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो जिक्र आया, तो जज साहब ने, चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि हाँ ये अजीब सी बात है ऑर्डिनेंस, लेकिन बहरहाल उनकी मर्जी है, वो कर सकते हैं। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मेरे ख्याल में ये है कि इसकी जो टाइमिंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज की बड़ी खबर क्या थी? बड़ी खबर थी पीटीआई के ऊपर फॉरेन फंडिंग केस में मनी लॉन्ड्रिंग का इशू। जी जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर थी। हमारी इफ्तिखार साहब है, उनकी खबर थी, वो सुबह उस पर पीएमएलएन ने चीखना शुरू कर दिया, वो पीटीआई को बहुत ज्यादा डिफेंसिव में डाल रही थी। आज अगर ये वीडियो ना आती तो मैं और आप आज उस पर बात कर रहे होते। तो पीटीआई की जो ये स्मार्ट मैनेजमेंट है, मीडिया मैनेजमेंट, मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता कि वीडियो कहां से आई है, मैं नहीं कह रहा कि पीटीआई ने रिलीज की है, लेकिन उसकी टाइमिंग इतनी कन्वीनियंट है कि पीटीआई के ऊपर जो मामलात आ रहे थे वो भी, उससे भी डिस्ट्रैक्शन हो गई। साहब की भी बाय द वे आज वो वाला मामला खड़ा हुआ था, उससे भी डिस्ट्रैक्शन हो गई, और करप्शन का जो नैरेटिव था वो भी बड़ी अच्छी है सर। आप ऐसे जाती करते हैं, आप मानने को तैयार नहीं है कि पीटीआई की किस्मत की देवी जब मुस्कुराती है पीटीआई पे, तो फिर वो ऐसी होती है। जिसने भी रिलीज की है, मेरे ख्याल में पीटीआई को उसको और कुछ नहीं तो कम से कम शुक्रिया अदा कर देना चाहिए। अच्छा, शरीफ साहब ने रिपोर्ट किया है, मतलब कि अब हमें इससे ज्यादा तो नहीं पता। अहमद साहब, कमिंग बैक टू द रियल इशू सर, ये जो हम बहुत बात करते हैं, जैसे पहले भी आपसे कि ये मोरालिटी का इशू बना दिया है, पर सर क्या इवेंचुअली यही होगा कि हमें देखना पड़ेगा कि एक तरफ मोरालिटी है तो दूसरी तरफ जो एक बेसिक जमहूरी कॉन्सेप्ट है कि ये लोग अपने कंस्टिट्यूंसी की नुमाइंदगी करने पार्लियामेंट में आते हैं, और अगर पार्लियामेंट के अंदर ये भी एक जमहूरी हक अपना इस्तेमाल करते हैं कि किसी को उन्होंने वोट देना है या नहीं देना, चाहे वो पार्टी का कैंडिडेट है या नहीं है, जो जिस तरह ये सारी डिबेट होती है, और अपोजिशन भी अगर हम याद रखें कि जब उनके पास मौका था तो उनका भी ये ख्याल था कि ये एमपीएस के पास और पार्लियामेंटेरियन से ये हक छीन लिया जाए, ये पार्टी के पास हक चला जाए कि किसको वोट देना है या नहीं देना। तो सर ये अब इसको हम किस तरह इस मसले को हल करें कि एक तरफ मोरालिटी का इशू बन गया, और अगर उस मोरालिटी के इशू को हमने एड्रेस करना है तो बेसिकली जो जमहूरियत का प्रिंसिपल है ना, वो इसमें से निकालना पड़ेगा। जी देखिए, ये 2-3 बड़े इश्यूज हैं इसके साथ जुड़े हुए। एक तो खैर मैं क्विकली ये बता दूं कि ये जिस आदमी ने ये तय किया हुआ है कि उसने 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए या जो भी रेट अब कहा जाता है उसने लेने हैं, तो वो इस वीडियो से डिटर नहीं होगा।
वो ज़्यादा मोहतात हो जाएगा, वो ज़्यादा उसके प्रिकॉशंस लेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा कि पैसे लेने से बिल्कुल वो तौबा तायब हो जाए। लेकिन इससे बड़ा बड़ा सवाल ये है, देखिए जिसे दुनिया भर में ये बड़ा सवाल है और इसके ऊपर मुस्तकिल जवाब तलाश करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये पॉलिटिक्स फिर कैसे फाइनेंस होती है। आप ये जो एमपीएज हैं या एमएनएज हैं, ये इलेक्शन लड़ते हैं, कैंपेन पे इतना पैसा लगता है, पॉलिटिकल पार्टियां इतना पैसा लगाती हैं। अब पॉलिटिकल पार्टियों का खर्च बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत खर्च करती हैं। तो ये पैसे कहाँ से आते हैं, क्या तरीका है वो पैसे? आप देखिए हमारे यहाँ तो ये ट्रेंड किसी ज़माने में जो अगर थोड़ा सा था तो अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गया कि आप अपने मेंबर से थोड़े थोड़े पैसे, जिसे क्राउड फंडिंग कहते हैं, उसके ज़रिए से करते थे या लोगों से मांगते थे। मैंने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को आम लोगों से पैसे इकट्ठे करने की कोई कैंपेन करते हुए नहीं देखा। तो ये पैसे जो है ये उन इंटरेस्ट ग्रुप से ही इकट्ठे होते हैं जिनको बाद में किसी न किसी शक्ल में उनको अब्लाइज करना पड़ता है, उनको फेवर रिटर्न करनी पड़ती है। तो ये सारा काम तो असल में ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखने का है और उसको चेक करने के जो तरीके हैं दुनिया में कई जगहों पे बहुत मौसर हैं। हमारे यहाँ तो वो तरीके बिल्कुल है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ जिम्मेदार है और इलेक्शन कमीशन के अंदर ना ये कैपेसिटी है, ना वहाँ पे उस तरह का कोई सेटअप है, ना वहाँ पे स्टाफिंग है जो इस चीज़ को, ना उसके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है कि वो चीज़ों के बारे में ऑडिट करे। वो तो एक पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे लोग अपने अखराजात का वो देते हैं। और अब अंदाज़ा फरमाइए कि 7 साल से फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है और उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हो रहा। वाडा साहब का मामला है, वो तकरीबन ओपन एंड शट केस बाहर नज़र आता है, लेकिन उसको टालते चले जाते हैं और आज आखिर उनके ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना हो गया है, लेकिन असल केस सेटल नहीं हो रहा। तो हमारे निज़ाम इंसाफ की मजबूरियां और हमारे पॉलिटिकल फाइनेंस को चेक ना करने की ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये बड़े सवाल हैं जिनका हल तलाश करना है। मैं समझता हूँ कि ये जो ओपन बैलेट करना है, ये मामले को बहुत शॉर्ट साइटेडली देखने वाली बात है। आप अपने एमपीएस को जब मुंतखब करते हैं, उनको टिकट देते हैं, उस वक्त तो नहीं देखते कि कितने बाकिरदार लोग हैं। उस वक्त तो आप उनकी इलेक्टेबिलिटी की बेसिस पे आप उनको वोट दे देते हैं, उनको टिकट दे देते हैं। लेकिन जब वो लोग फिर पैसे वसूल करके लोगों को वोट देते हैं तो आपको बुरा लगता है। इसका एक आखिरी बात जो मैं जिक्र करना चाहता हूँ, वो एक एंगल है बहुत अहम। वो बहुत एंगल ये है कि इसके नतीजे में ये जो थोड़ी सी आज़ादी लेजिस्लेटर्स को हासिल थी कि वो अपनी मर्जी से, चूँकि वो खुफिया बैलेट है तो वो अपनी मर्जी से वोट दे लेते हैं, इसके अब ये ख़त्म हो जाने के बाद जो हमारी पार्टी की टॉप लीडरशिप है, जो कि पहले ही तकरीबन नियर डिक्टेटोरियल उनका कंट्रोल है, अब वो कंट्रोल मज़ीद मजबूत हो जाएगा। क्योंकि अब कोई शख्स जो है बिल्कुल सही सर, पैसे लेने हैं, डोनेशन लेना है तो पार्टी को मिलेगा, पार्टी लीडर को मिलेगा। ये पैसे जो इधर उधर ज़ाया होते वो नहीं होंगे। जी फहद साहब, अपोजिशन का क्या आपके ख्याल में रद्द अमल आएगा? बिकॉज ऑब्वियसली देखें देयर टू थिंग्स हियर। एक तो ये कानून भी है, ऑब्वियसली हम उसकी भी बात करें कि अपोजिशन उस पर अपोज करती रहेगी या कोई नरमी आएगी, कोर्ट केस में क्या हो रहा है। पर साथ में ऑब्वियसली सेनेट इलेक्शन की सब कैंपेनिंग भी चल रही है, उस हवाले से भी बहुत इतलात थी कि वो अपने जॉइंट कैंडिडेट्स खड़े करेंगे, ये करेंगे। सो ये दोनों चीज़ों के ऊपर इसका असर होगा, सियासी भी और लीगल भी। देखिए मेरे ख्याल में ऑपोजिशन के लिए उस तरीके से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कुछ होना है वो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला आ गया और उन्होंने कहा कि ये जो आइन का ये आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है और ये इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इसको गवर्नमेंट तब्दील कर सकती है मोड ऑफ वोटिंग को, तो बात खत्म, वो हो जाएगा। और क्योंकि वो तो ऑर्डिनेंस ऑलरेडी जारी हो गया, तो फिर इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेटिंग से हो जाएंगे और ऑपोजिशन के पास कोई चॉइस नहीं, उन्होंने करना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं आईनी तरमीम जरूरी है और ये इलेक्शन एक्ट 2017 के थ्रू नहीं के तहत नहीं होता, तो फिर बात खत्म, फिर सीक्रेट बैलेट होगा। तो सारी कहानी तो वहां से जुड़ी है। जो असल चीज है ना जहां पे वो ये कि ये जिस तरीके से हो रहा है, मतलब देखिए मुझे पीटीआई से सिर्फ इस मामले में ये यानी कि मुझे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो ये कि उनका जो मकसद है वो ठीक है, दुरुस्त है कि भाई आपको करप्शन को खत्म करना है वोटिंग में से, बात ठीक है। लेकिन वो जिस तरीके से कर रहे हैं ये मामला,
उससे यह जाहिर होता है कि वो उस मकसद के लिए नहीं कर रहे। क्योंकि अगर उस मकसद के लिए कर रहे होते, अगर जेन्युइनली वो ये चाहते कि हमारा जो वोटिंग का निजाम है वो बेहतर हो, तो फिर वही एग्जैक्टली उनको वही करना चाहिए था जो अहमद बिलाल साहब बात कर रहे हैं कि आप इस पे पहले डिबेट करें, प्रोज एंड कॉन्स करें। जो बिलाल साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पार्टी की जो लीडर है उसको मुकम्मल तौर पर उसका होल्ड हो जाएगा। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स उनका यही पॉइंट आता है ना कि सीओडी और जो सेनेट की होल्ड कमेटी है दोनों ने इसको एंडोर्स किया हुआ है। नहीं, देखिए वो बात दुरुस्त है, लेकिन इशू ये कि अगर आपने इतनी बड़ी अमेंडमेंट लानी है तो फिर उसके लिए एक पब्लिक डिबेट तो जरूरी है, पार्लियामेंट्री डिबेट जरूरी है, कमीशन उसमें कमेटी में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमान, उन्होंने हमसे बात की। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे बात करेंगे पीडीएम का जो इस वक्त हैदराबाद में आज जलसा हुआ है। स्टे विद अस। हमारे तो किसी से दुश्मनी नहीं है, हम तो इदारों का एहतराम करते हैं, मुल्क के लिए उनको नागरिक समझते हैं, लेकिन ये मुतालबा ज़रूर करते हैं कि हर इदारा अपने आइनी दायरे-ए-कार में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों से वाबस्ता रहे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम के हैदराबाद जलसे का, और साथ में ही पीपल्स पार्टी की जो सियासी हिकमत अमली है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में पीडीएम का हैदराबाद में जलसा हो रहा है। अगरचा जो तहरीक है उसका पहला मरहला जो है वो मोरलेस मुकम्मल हो चुका है। पीडीएम ने हमेशा ये कहा कि जो जलसे थे वो ज़्यादातर पहले मरहले के अंदर होंगे, और आज का मगर जो ये जलसा है एक ऐसे वक्त में आ रहा है जब पीडीएम की तरफ से 26 मार्च को इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च की कॉल दी जा चुकी है। मगर फिर भी कहा यह जा सकता है कि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इसका असल दुरानिया क्या होगा। इसके साथ साथ हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद का मामला है उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम की दीगर जमातों को कन्विंस नहीं कर पाई। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है वो ये है कि ये तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए पीटीआई हुकूमत को हिलाने के लिए, मगर बाकी जो अपोजिशन की जमातें हैं वो ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और JUIF वो अभी तक इत्तफ़ाक़ नहीं कर रही। मगर जो बड़ी जमातें हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और PPP, इनका जो फोकस है वो इस वक्त सेनेट इंतखाबात के ऊपर नज़र आ रहा है। दोनों जमातों ने सेनेट के अंदर ओपन बैलेट के मामले पर एक यूनाइटेड स्टैंड दिखाया है, हुकूमत की मुखालिफत कर रहे हैं, और सदारती ऑर्डिनेंस को अदालत में चैलेंज करने का भी ऐलान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर चुके हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मज़हर साहब, ये सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो मज़हर साहब। जी मज़हर साहब, जो आज हैदराबाद का जलसा है सर, आपके ख्याल में ये अब एक बिल्कुल रूटीन मैटर हो गया है? जिस तरह पहले जलसों की भी मीडिया में जिस तरह कवरेज होती थी और जिस तरह बहस मुबाहिसा होता था कि कितने लोग आ गए, क्या माहौल है, लोगों का क्या रिएक्शन है, इस तरह का आज बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। तो आपके ख्याल में ये अब एक बिल्कुल रूटीन की बात बन गई है जो पीडीएम की तरफ से जलसे होंगे और 26 मार्च तक कोई ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाएगी इन्हें? शुक्रिया आरफा। देखिए, अगर आपने लॉन्ग मार्च करना है, जो ऐलान किया गया है कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, अब आज का जलसा एक तरीके से होम ग्राउंड पे आप कर रहे हैं, यानी पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत में है और उसकी मेज़बानी में एक जलसा हो रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप एज ए, इस वक्त तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जलसा कहेंगे ना हम इसको, या इसको हम पीडीएम का जलसा कहेंगे। तो आप यहाँ तो कल एक जगह सेमिनार हो रहा था PFUJ का, तो उसमें नासिर हुसैन शाह साहब भी थे और उसमें बहुत सी डिमांड्स रखी गई लेबर के हवाले से, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मुख्तलिफ सियासी जो है डिमांड रखी गई। तो वहाँ यही बात हुई कि यहाँ तो कम से कम आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो बहुत सी बातें हैं जो ट्रेड यूनियंस के हवाले से या दीगर चीज़ों के हवाले से की जा रही हैं। अब लॉन्ग मार्च अगर आप किसी गवर्नमेंट को टॉपल करने जा रहे हैं, जो कि एम नज़र आता है पीडीएम का, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक जगह आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो लेकिन आप मरकज़ी हुकूमत के ख़ात्मे के लिए जा रहे हों? यानी यहाँ से फिर क्या होगा? यहाँ से जुलूस सिंध गवर्नमेंट लीड करेगी, कौन लीड करेगा यहाँ से जुलूस? तो ये मेरा ख्याल है जब तक अगर आप किश्तियाँ बचाकर कोई लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आएगा।
लड़ाई तो किश्तियां जला के लड़ी जाती है, किश्तियां मजहर बचा साहब, के लड़ाई ये नहीं तो अब लड़ी। मेरे ख्याल में इस्टेब्लिश हो गया है कि कश बचा के ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये लड़ाई लड़नी है। ये तो मतलब कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद भी अब इसको जिसको कहते हैं कि इससे कुछ खास छुपाने की ज़रूरत नहीं महसूस करती। पर सर तो यही मगर इसमें सर ये भी तो इशू है कि अभी इन्होंने बहुत वेग रखा हुआ है ये सारा इरादा कि लॉन्ग मार्च के बाद क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी के अंदर ये बहुत कैटेगोरिकली कहती रही है कि वो धरने के खिलाफ हैं और उनके ख्याल में धरना नहीं होना चाहिए, गैर जमहूरी अमल है। यू थिंक कि इस वजह पे भी ये कहीं लॉन्ग मार्च से पीछे हट जाएंगे, या इनकी उस तरह की पार्टिसिपेशन हमें नहीं नजर आएगी जिस तरह की मौलाना साहब की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की होगी? देखिए, पीपल्स पार्टी की बड़ी डेलिकेट पोजीशन है। यानी वो गवर्नमेंट बचा के गवर्नमेंट गिराना चाहते हैं, यानी अपनी गवर्नमेंट बचाकर वो किसी और की हुकूमत को गिराने के लिए जा रहे हैं। पर सर क्या वो सचमुच गिराना चाहते हैं हुकूमत? माफ करिएगा आपकी बात काटूं, बट जस्ट एडिंग, क्या वो सचमुच हुकूमत गिराना चाहते हैं? मैं तो जो सामने चीजें हैं वही उसी को रीड करूंगा ना। यानी जिस तरह वो कह रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन में ओपन बैलेट भी होगा तो पीटीआई के लोग खड़े होकर उनके खिलाफ वोट देंगे। अब इसके क्या माने हुए? इसके माने ये हुए कि आप हॉर्स ट्रेडिंग भी करेंगे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बगैर हॉर्स ट्रेडिंग के तो नहीं होगा। और बड़ी बात होगी अगर पीटीआई के लोग खड़े होकर पंजाब के अंदर, फर्ज करें पीटीआई के लोग सेनेट के इलेक्शन में इनके खिलाफ खड़े होकर बात करेंगे या वोट देंगे, तो इसके क्या माने होते हैं? तो फिर तो बहुत आसान है, पंजाब में ले आए आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अगर पीटीआई के एमपीएस जो हैं इतने खुल के पीटीआई के खिलाफ हैं तो बहुत आसान है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो अब तक पंजाब में क्यों नहीं मूव किया? और मरकज़ में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के क्या माने होंगे? आपको कितने एमएनएस की ज़रूरत है? तो अगर कोई अंदरून खाना कोई सिलसिला चल रहा है तो मुझे नहीं पता कि अंदरून खाना पीएमएल क्यों डिफेक्ट कर गई है, अंदरून खाना एमक्यूएम पाकिस्तान से कोई बातचीत हुई है, अंदरून खाना पीटीआई के एमएनएस जो हैं वो रिवोल्ट करने को उनका कोई ग्रुप जो है उनसे बातचीत हो रही है। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन मॉरली जिस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में लाया जाता है, चाहे 89 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ लाया गया हो या चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जिस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिफीट हुई, ये सारी चीज़ें हमें पॉलिटिकल मोरालिटी तो नज़र नहीं आती इन सारी चीज़ों में। तो उसका प्रेशर जो इस वक्त बिल्ड करने जा रहे हैं 26 मार्च को, जिस तरह कल परसों में मौलाना फजल रहमान ने दावा किया, और आई एम श्योर कि आज भी जो मौलाना तकरीर करेंगे पीडीएम के जलसे में फाइनली, तो वो 26 मार्च के हवाले से वो बहुत श्योर हैं, इतने ही श्योर हैं जितने वो 31 दिसंबर के बारे में थे, इतने ही श्योर हैं वो जितने वो 31 जनवरी के बारे में थे। ना 31 दिसंबर को इमरान खान ने रिजाइन किया। मजहर साहब, ये अब आप क्या सार्कास्टिकली कह रहे हैं, तंज कर रहे हैं मौलाना साहब पे? देखिए, मैं तो एक उस चीज की बात कर रहा हूं जो मैं अभी हाल ही में देख चुका हूं। मैं कोई सालों पुरानी तो बात नहीं कर रहा। रेजिग्नेशन से शुरू हुए, आप डेडलाइन पर ख़त्म हो गए, ना रेजिग्नेशन आई, ना प्राइम मिनिस्टर की रेजिग्नेशन आई, ना पीडीएम की रेजिग्नेशन आई, ना 31 दिसंबर की डेडलाइन पूरी हुई, ना 31 जनवरी की डेडलाइन पूरी हुई। उसके बाद अब आप जा रहे हैं 26 मार्च को। 26 मार्च पर भी क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही कि आपने करना क्या है। 26 मार्च को जाके पार्लियामेंट के अंदर घुस जाना है, या कोई 10 लाख लोग जाके आपने बैठा देने हैं, और आपको ये यकीन होगा कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो वज़ीर आज़म को मजबूर कर देगी रिज़ाइन करने में। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 2014 में दबाव डाला गया था नवाज शरीफ से कि आप इस्तीफ़ा दे दें और चीज़ें हो जाएं, लेकिन वो नहीं हुआ फिर, इसलिए कि उस वक्त पार्लियामेंट जो है वो उसके साथ खड़ी हुई। तो मेरा ख्याल है पीडीएम में मुझे अटर कन्फ्यूजन नज़र आता है, मुझे पीडीएम में क्लैरिटी नज़र नहीं आती। मुझे पीडीएम में फर्ज करें, अगर हम एक वर्स्ट सिनेरियो की बात करें कि इमरान खान रिज़ाइन कर देते हैं, फिर क्या होगा? क्या पीडीएम ने कोई लाइन दी है कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान आज रिज़ाइन कर दें तो किस तरीके से सिस्टम आगे बढ़ेगा, किस तरीके से चीज़ें बेहतर होंगी? बिल्कुल सही।
बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब, आपने हमसे बात की। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाक़े की, जहाँ वकला की तरफ से बहुत तोड़ फोड़ की गई और बदतमीज़ी की गई, और इस हवाले से अब CDA हो, जुडिशरी हो और वकला, इन सब के दरमियान एक तनाव चल रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे इस्लामाबाद के वकला की, जिन्होंने मुश्तइल होकर बहुत तोड़ फोड़ की है, और इस हवाले से जो अब दारुल हुकूमत में सूरत हाल है। गुज़िश्ता रोज़ जो मुकामी इंतज़ामिया और CDA, उन्होंने इस्लामाबाद के चेरी के अंदर जो वकला के कुछ दफ्तर थे जिनको इंक्रोचमेंट्स कहा जाता था, उनको तोड़ा, जिसके बाद वकला का शदीद रद्द-ए-अमल देखने को आया। बहुत तोड़ फोड़ की गई और जो चीफ़ जस्टिस हैं उनके चेम्बर्स के अंदर भी घुस गए, जिसके बाद जो आज पूरे मुल्क के अंदर, माफ़ करिएगा शहर के अंदर, जो मातहत अदालतें हैं वो बंद रही हैं, और CDA की तरफ से जो F8 कचहरी है उसमें मज़ीद चेम्बर्स गिराने के लिए वकला को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मलिक असद साहब, ये नुमाइंदा हैं डॉन अखबार इस्लामाबाद के। वेलकम टू द शो असद जी। असद, आज क्या सूरत हाल रही? कल तो बहुत बुरा हाल था, बहुत तूफ़ानी बदतमीज़ी रहा, जजेस को भी कहते हैं उनके चेम्बर्स में घुस गए, तो आज फिर अब क्या सूरत हाल रही है? जी आज कोई आप समझे कि डैमेज कंट्रोल जो है ना दोनों साइड से, अच्छा, वो कुछ सामने आया। हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो एक वजाहती एक प्रेस रिलीज जो है वो इशू की गई, और उसके बाद 2 नोटिफिकेशंस इशू हुए, जिसमें ये बताया गया कि जो अदालतें बंद रखने का जो इक़दाम था वो सिर्फ 1 दिन के लिए था, और वो इस वजह से था कि चूँकि इस्लामाबाद बार कौंसिल ने जो है वो स्ट्राइक कॉल की हुई थी, तो काज लिस्टें जो है वो कैंसिल कर दी गई, और कल से जो है वो मामूल के मुताबिक अदालतें अपने काम करेंगी। और इस्लामाबाद बार कौंसिल में आज जो इस्लामाबाद की जो 3 नुमाइंदा तंजीमें हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार कौंसिल, इनका एक आज जॉइंट एक इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने जो है वो कंडेम किया है कल का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे अटैक हुआ है उसको, लेकिन उसमें साथ साथ उन्होंने 2-3 शराइत रखी हैं, डिमांड्स रखी हैं। उन्होंने ये कहा कि जिन वकला के ऊपर जो दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमात हुए, 21 वकला पर कल हुए और तकरीबन 15 पर आज हुए, ये FIR जो है वो विड्रा की जाए, और ये कि जो इस्लामाबाद के जो सेशन जज हैं, क्योंकि इन्होंने ख़त लिखा था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप ये सेशन जज ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ख़त लिखा था कि ये हटाएं, ये आप ये गैर कानूनी जो है ये चैम्बर्स यहाँ से हटाएं, तो इन्होंने डिमांड की है कि सेशन जज को रिमूव किया जाए, और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के और CDA के जो अफसरान हैं जो इसमें मुलव्विस थे, उनको भी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और कल की फिर एक स्ट्राइक कॉल की है। तो असद, ये तो फिर डैमेज कंट्रोल तो ना हुआ ना, ये तो फिर मतलब कि वकला की तरफ से वही है कि सारे उनके सामने कंसीड कर दें डिमांड्स? नहीं, देखिए कल तो ये वकला हाई कोर्ट के ऊपर चढ़ दौड़े थे, उन्होंने वहाँ पे धावा बोल दिया, बिल्कुल। आज उनका लेवल थोड़ा सा नीचे आ गया ना, आज वो सेशन नहीं बोल रहे तो इसलिए आप कह रहे हैं कि ये कल देखिए कल वो चीफ जस्टिस के जिस तरह चैम्बर में चले गए और उनका अटैक उस पे था, तो आज उनका लेवल नीचे, वो सेशन जज पे आ गए कि चलें आप सेशन जज को हटा दें, और साथ में CDA के अफसरान, और कल हमजा शफकात का नाम ले रहे थे कि जी डिप्टी कमिश्नर को हटाएं, आज उन्होंने कहा जी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को हटाएं, फिर उनका ये भी मुतालबा कि जी आप हमारे जो वकला हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई हैं उनको जो है वो उनकी FIR जो है विड्रा की जाए। लेकिन आज एक और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक स्टेप लिया गया वो ये कि जो 17 वकील थे जिन्होंने वहाँ पर बदतमीज़ी की चीफ जस्टिस हैं उनसे, और साथ में तोड़ फोड़ की, और जो उनको लीड कर रहे थे उनके खिलाफ तौहीन अदालत के 17 वकीलों के खिलाफ वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस जो है वो इशू हुए हैं, और वो प्रोसीडिंग जो है वो परसों से स्टार्ट होगी। और असद, ये अब मामला किस तरह हल होगा? बिकॉज ये को पहला वाक़या तो नहीं है कि हम F8 की जो कचहरी है उसके हवाले से और जो लॉयर्स की वहाँ कहा जाता है कि इंक्रोचमेंट है वो इशू हाईलाइट हुआ है, ये बार बार हर एक कुछ अरसे के बाद ये इशू सामने आता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। देखिए इसमें बहुत बार ये इशू हाईलाइट हुआ कि देखिए जब इस्लामाबाद बना 1960 में, इसमें यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कोई जगह नहीं रखी गई। F8 में आप देखें जहाँ पे जो जजेस के चैम्बर हैं वहाँ पे दुकानें हैं, वो कमर्शियल सेक्टर है, जैसे बाकी कमर्शियल एरियाज हैं
तो नहीं, जो जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त मौजूद है, क्या वो बिल्डिंग नहीं है जिसमें ये कचहरी को शिफ्ट होना है? देखिए वो बनी है, वहाँ पे कचहरी शुरू में जो है वो कहा था कि वहाँ पे बनाई जाएगी, और वो असल में वो बिल्डिंग वो बनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए थी, लेकिन तो जिन दिनों ये बनी कंप्लीट हुई उन दिनों मुशर्रफ जो है उन्होंने जनरल मुशर्रफ उन्होंने अपना 2007 में एमरजेंसी इम्पोज की थी, और यहाँ के लायर्स को खुश करने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक हाई कोर्ट बना दी थी बगैर किसी मनसूबाबंदी के। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको मुख्तसर से एक बैकग्राउंड बताऊँ कि एक तो इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जगह नहीं थी, अब F8 में जो एक दुकान की जगह है वहाँ पे सिविल जज उसको दी हुई है, 2 दुकानें मर्ज करके वहाँ पे सीनियर सिविल जज है, 3 दुकानें मर्ज करके एडिशनल सेशन जज को बिठाया हुआ है। तो इस तरह से वहाँ पे बनाया गया। फिर आप देखिए कि जब यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनी तो ये एक तो पहले से ही जो है वो लायर्स की चैम्बर्स की जगह नहीं थी, दूसरा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनी तो उस वक्त भी कोई रिक्वायरमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो चैम्बर्स जो है वो हुकूमत सप्लाई करे या उस जगह दे? नहीं, वो हुकूमत जो है वो जगह देती है। आप देखिए रावलपिंडी में, नहीं ये एक कंसेप्ट है, आप देखें कि अगर आप कॉन्सेप्ट है ना, तो मतलब कि ये कोई कानून तो नहीं है कि अब, और अगर नहीं है तो वो फिर मतलब कि इस तरह से आप वो करें और तोड़ फोड़ शुरू कर दें। नहीं, इसमें इसमें आपने ना एक थोड़ा सा कि 10 साल पहले जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट यहाँ पर नहीं थी तो वकला की तादाद थी 1200। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने के बाद फिर यहाँ पर स्पेशल कोर्ट्स बनी, अभी इस वक्त वकला की तादाद है 5000। इतनी ज़्यादा तादाद में किसी भी जगह पर इतने एक 10 साल में इतने ज़्यादा तादाद में 5 बहुत शुक्रिया असद, आपने हमसे बात की। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।